चलो जी, अगला देखिए रूल। कितने रूल पढ़ लिए थे अब तक अपन ने? 7। अरे यस और नो? 7 रूल हो गए थे। अब जो रूल आएंगे वो बड़े खतरनाक है, उनको बहुत तमीज से करना। 8वां रूल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हेडिंग डाल लीजिए अगला, रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखिए, जब भी चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जब भी चीजों को क्या किया जाता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट, आपको डिजिट पेपर वाला देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल एक जैसे चलेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल एक जैसे चलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों अलग अलग रूल हैं, दोनों को समझना है। एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे मान लेते हैं आपको 4.000 4.000 4.0 इन सबको ऐड करने की कह रहा है, और वो कह रहा है कि आपके फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। उसने आपसे ये पूछा कि भाई साहब आपके फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। देखो, सबसे सीधा सा तरीका बता देता हूं। जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, हमेशा पॉइंट के पीछे वाले डिजिट देखने हैं। बताओ यहाँ पॉइंट के पीछे कितने मतलब कितने डिजिट हैं? 3। इधर कितने हैं? 2। इतने कितने हैं? 1। पॉइंट के पीछे वाले डिजिट देखने हैं, और फाइनल आंसर में पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट रखने हैं जितने की सबसे कम वाले नंबर में है। वापस सुन लीजिए, पहले तो आप ऐड करो जैसा ऐड करते हो, 0 1 का 0 0 0 0 12 पॉइंट। ये तो आपने ऐड कर दिया। अब वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल आपके फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये आपको देखना है पॉइंट के बाद वाले डिजिट में। अब बताओ, पॉइंट के बाद इसमें कितने डिजिट है? 1। इसमें कितने? 2। इसमें कितने? 3। तो लोएस्ट नंबर को ही प्रायोरिटी पे रखेंगे। गरीब, अरे किसको प्रायोरिटी पे रखते हो आप? गरीब है, गरीब आदमी है पहले तो बताओ आपका फाइनल आंसर क्या हो गया? 12.0। ये आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हो गए बच्चों? 3। 1 2 3। शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। आपको जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो आपको पॉइंट के बाद जो लोएस्ट नंबर है, उतने ही लोएस्ट नंबर आपको अपने फाइनल आंसर में रखने हैं। इज दैट क्लियर? शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे मान लेते हैं, मैंने एक और एग्जांपल दिया, जैसे 12.89 के अंदर मान लेते हैं मुझे 6.1 को ऐड करना है। ये पहला एग्जांपल मान लीजिए आपका ए, ये आपका दूसरा एग्जांपल मान लीजिए। अब बताओ, मुझे पॉइंट के बाद फाइनल आंसर में कितना डिजिट रखना है? ए। इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो गरीब को प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो पहले आप ऐड करो, कितना लिखोगे? 9। इधर कितना लिखोगे? 9। इधर कितना लिखोगे? 8। इधर कितना लिखोगे? 1। आपको पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखना है, तो यानी कि मुझे इस वाले डिजिट को हटाना पड़ेगा। लेकिन हटाते टाइम याद रखना, अभी मैंने पिछले उसमें बताया, पिछले पेज पे, पॉइंट के बाद अगर आपको किसी भी डिजिट को हटाना है, तो हटाते टाइम आपको रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ के सारे रूल्स याद रखने पड़ेंगे कि अगर हटाए जाने वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा है, हटाया जाने वाला डिजिट 5 से बड़ा है, तो आगे वाले को 1 बढ़ा दो। तो बताओ, आगे वाले को 1 जैसे ही बढ़ाओगे, ये 9 से क्या बन जाएगा? 10। अब जैसे ये 10 बन गया, तो ये 18 का कितना हो जाएगा? आपके 19। लेकिन आपको पॉइंट के बाद कितना डिजिट रखना है? 1। तो क्या रखोगे आप? 0 रखोगे? अरे यस सर, नो सर। भाई आपने ऐड कर दिया, ऐड करते ही आपको पता लग गया कि साहब मुझे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखना है, तो 9 को हटाना है। 9 को हटाना है तो 9 5 से बड़ा है, आगे वाला 1 बढ़ेगा। 1 बढ़ते ही सेठ जी 9 से हो गए 10, और ये 10 होते ही ये कितना हो गया? 18 से हो गया 19।
लेकिन मुझे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट रखना है, तो फिर क्या रखूं मैं, 0 रखूं। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 19.0। तो बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए, 3। तो ध्यान रखना जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं आपको राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट भी ध्यान रखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? पहले नवा सॉरी 8वें नंबर का हेडिंग डालिए, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। अब लिखिए इसके अंदर, पहले ब्रैकेट में एक चीज लिख लीजिए, प्रायोरिटी द लीस्ट नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ब्रैकेट में लिखिए प्रायोरिटी द लीस्ट नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 30 नंबर को प्रायोरिटी पे अपन रखते हैं। अब लिखो इसके अंदर रूल को, ड्यूरिंग द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन we have equal digit, during the addition and subtraction we have equal digit after the decimal point, after the decimal point which are least in the which are least in the given number, which are least in the given number। ब्रैकेट में लिखिए फॉलो द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, फॉलो द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। इज दैट क्लियर? कॉपी कीजिए इन दोनों एग्जाम्पल को। तीसरा एग्जाम्पल आप करना जरा अभी, कॉपी कर लो। हो गया? अब ये वाला एग्जाम्पल आप कीजिए, इस वाले को 20.32 में से 9.0 को माइनस कीजिए। माइनस करना तो आता होगा बेटा, ये 2 का 2, ये 3 का 3, ये 20 में से 9 गए तो 11.32। लेकिन बताओ मेरा आंसर क्या आएगा, 11.32। मुझे बताओ पॉइंट के बाद कितना डिजिट रखना है, एक ही रखना है, एक। तो मुझे 2 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। 2 तो वैसे ही 5 से छोटा है, पूरी इज्जत के साथ हटा दो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 11.3। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए इसके अंदर, 3। इज दैट टर्म क्लियर? हम कॉपी कर लिए जाए इसको भी, एक और करो आप। करो जी इसको, 63.6 में 36.36 ऐड करो। ऐसे सवालों को करना ही नहीं होता है। जब आपका ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा तो आपको सिर्फ क्या करना होता है, आपको ऑप्शन चेक करने होते हैं। ऑप्शन में ये ध्यान रखना कि आपको पॉइंट के बाद जो भी नंबर है ना उसको चेक करना है। इसमें जोड़ बाकी थोड़ी करनी है तुम्हें, जोड़ बाकी तो पेपर वाला जानता है, ये तो कर ही लेगा। आपको ये देखना है कि यार ये चारों ऑप्शन में पॉइंट के बाद एक ही नंबर आना चाहिए, वो इसी में अटकाएगा। कि पॉइंट के बाद एक नंबर, जैसे आपको ऐसे दे देगा एक्स वाई जेड कुछ ही मान लो, जैसे आपका 99.26 आ गया, 99.360 आ गया, 99.2 आ गया है, 00 आ गया या 99.2 आ गया। आपको पता लग गया पॉइंट के बाद एक नंबर वाला आंसर ठीक है, हटो ये आंसर। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? ऐड करो, ये हो गया आपका कितना, 6। ये कितना हो गया, 9। ये कितना हो गया, 9। ये कितना हो गया, 9। पॉइंट के बाद कितना डिजिट रखना है, एक रखना है, क्योंकि सबसे कम एक ही है। मुझे किसको हटाना है, 6 को। 6 5 से बड़ा है, और आगे वाला नंबर आपका क्या है, आगे वाला नंबर बताओ, ऑड है। क्या वो वाला कंसेप्ट लगाओगे क्या, इवन ऑड वाला?
इवन और ऑड वाला कंसेप्ट तब लगता है जब आपका हटाया जाने वाला डिजिट 5 होता है। अगर हटाया जाने वाला डिजिट 5 है तो आगे जो आपका नंबर ऑड है उसमें एक ऐड करके इवन कर दो, और अगर इवन है छोड़ दो, इवन ही रहने। लेकिन अगर हटाया जाने वाला डिजिट 5 से बड़ा है तो आगे आपको एक ऐड करना ही पड़ेगा। तो बताओ 9 से कितना हो गया, ये 10, 10 से एक जुड़ जाएगा यहां, तो ये 99 में एक ऐड करो तो कितना हो गया आपका 100। लेकिन आपको पॉइंट के बाद कितना डिजिट तो रखना ही पड़ेगा, एक। तो आपका आंसर हो गया 100.0। तो बताओ इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, टोटल 4। अरे समझ में आ रहा है? कॉपी कर लीजिए। ये तो हो गया आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, है ना। अब किसका देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलग रूल चलता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का अलग रूल चलता है। चलिए जी अगले पेज पे चले। हो गया, देखिए रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करता है तो ध्यान रखना हमें पॉइंट के बाद नहीं देखना, हमें ओवरऑल पूरा नंबर देखना है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, और भिखारी को प्रायोरिटी देते हैं। साहब कैसे, समझ में नहीं आया? बताओ, इसने मेरे से डिवीजन पूछा है तो बताओ यहाँ ओवरऑल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ओवरऑल सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। और यहाँ टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। तो कम कौन सा है, कम है। और कम मतलब भिखारी, और प्रायोरिटी पे अपन भिखारी को ही रखते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम पॉइंट के बाद वाला डिजिट देखते हैं, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद वाला नहीं देखते, ओवरऑल देखते हैं। ओवरऑल कितने हैं इसमें, 7। इसमें ओवरऑल कितने हैं, 4। कम कितने हैं, 4। तो मेरे फाइनल आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 4। एडिशन सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद देखते हैं, इसमें ओवरऑल देखते हैं। अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करना तो आता होगा आपको, पेपर में डिवाइड नहीं करना है। अरे पेपर में ऐसे नहीं आता कि भैया इनको डिवाइड करो, स्कूल में आया वो तो करना पड़ेगा। देखो स्कूल में आ गया, तुम्हें बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, लिख के बताओ, आंसर बताओ, तो तू बताना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे से उसने डायरेक्ट ही पूछा कि बताओ मेरे फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4। इनमें बताओ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 दोनों बराबर है, तो मेरे फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 5 होंगे। अरे सर नो, अगर मान लो ये 5 होता या 4 होता तो कितने होते, 4 होते। अब देखो मैंने इसको डिवाइड करके आंसर तो ये लिया आया, मैं डिवाइड करना तो आता है। अब बताओ मेरे पास इस फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, सब 4 होने चाहिए, पॉइंट के बाद नहीं। पॉइंट के बाद वाला कंसेप्ट तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, जोड़ बाकी में, गुणा भाग में नहीं देखते। इसमें मुझे टोटल 4 रखने हैं, कितने रखने हैं, 4। 1 2 3 4, मतलब मुझे किसको हटाना है, 4 को। हटाया जाने वाला डिजिट 5 से छोटा है, इसे पूरी श्रद्धा कपूर के साथ हटा दो। देन माय फाइनल आंसर इज 67.95। ये इसका फाइनल आंसर है, जिसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4। अरे ऐसा और नो, इसमें बताओ मुझे कितने डिजिट रखने हैं, बराबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मुझे भी 5 रखने, 1 2 3 4 5। तो मुझे ये हटाना है, मतलब 6 और 6 के आगे वाला हटाना है। तो जब भी बड़ा डिजिट 5 से ज्यादा वाला हुआ, हटाया जाने वाला डिजिट, आगे वाले नंबर को 1 बढ़ा दो, तो 7 से हो गया 8। देन योर आंसर वुड बी 64,627.8। तो बताओ टोटल आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, टोटल हो गए 5। शायद समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर है, किताब के अंदर। ये एनसीईआरटी में पीछे की तरफ क्वेश्चन लिखे हुए, आप तो करे जाओ। ऐसा पेपर में आपसे क्वेश्चन जेई में और नीट में पूछा जाता है, स्कूल वाले भी पूछते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक का एग्जांपल है। वो आपसे क्या कहेगा, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ फॉलोइंग कैलकुलेशन। अब इसको कोई जोड़ बाकी नहीं करनी है तुम्हें, साहब इनको मल्टीप्लाई कर दिया और फिर डिवाइड कर दिया, 15 मिनट तो तुम इसी में खराब कर दोगे। आपको ऑप्शन मिलेंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 3 2 1, एक ऐसे।
तो मुझे पता लग गया भाई साहब ये तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला है। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अपन टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। टोटल सिग्निफिकेंट बताओ, इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ओए हिला मत रहा है। इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर मेरे बच्चों? काउंट करो। ये तो काउंट नहीं हो ना, 1 2 3 4। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं? 1 2 3। इसमें कितने? 1 2 3 4। तो बताओ फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? जो कम होगा भिखारी। तो बताओ कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर? 3 होगा। इतना सीधा तरीका बता दिया यार। जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में टोटल देखते हैं और जोड़ बाकी में पॉइंट के बाद देखते हैं। अब बताओ, यहां बताओ, यहां अभी यहां पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल, अभी हालांकि जस्ट रूल अगला आएगा। देखिए 5 है, आपको याद होगा मैंने अभी पिछले जो एग्जांपल लिखाए थे उसमें भी बताया था। कोई भी सर्टेन डिजिट होता है उसमें पॉइंट यूनिट पॉइंट नहीं होता, कोई भी सर्टेन डिजिट जैसे 4, जैसे 6, उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। कैसे? जस्ट अगला रूल ही है, अभी तो फिलहाल ध्यान रखो। एक सर्टेन डिजिट है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें फाइनाइट। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? टोटल 4। तो बताओ मेरे फाइनल आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट होने चाहिए? 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर वुड बी 4, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें ओवरऑल देखना होता है। इसमें कितने हैं? इनफाइनाइट। इसमें कितने हैं? 4। तो मुझे कितने रखने हैं? 4। अब आ गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट रखने हैं। तो इनमें आगे तो कुछ है ही नहीं, आगे सबके 0 0 लिखा हुआ है। तो बताओ यहाँ पॉइंट के बाद कितने हैं? 1 2 डिजिट देखने हैं तुम्हें, पूरे पूरे डिजिट देखने हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? तो 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, यानी कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 4। तो मुझे भी फाइनल आंसर में पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, आप चाहो तो ऐड करके देख लेना। तो मुझे यहाँ पर पॉइंट के बाद सबके अंदर कितने डिजिट रखने हैं? 4 डिजिट रखने हैं। कितने डिजिट रखने हैं? 4। शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। कौन सा पेन लिया था इसके अंदर? बेटे अरे सर, नो सर। तो बताओ यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे आपके पास? टोटल सिग्निफिकेंट फिगर, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे ये बताओ? बताओ जरा सोच के। हैं? 4। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे? 4। ऐड करके देखो इसको, ऐड करो। हाँ भाई, 0.0125। इधर कितने हैं? 0.7864। इधर कितने हैं? 0.0 ऐड करो, 5 5 10 4 14। एक हो गया। इधर ये कितने हो गए? 6 2 8 9 10 11। इधर आ गया कितना आपका? 1। ठीक है। अरे ऐसा और नो, ये ऐड कर दिया, 5 10 14, 1 लग गया। 6 और 3 9, 11, इधर 1 लग गया। 8 9 10 11, फिर 1 लग गया। 7 और 1 8, ये हो गया 8। तो बताओ टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए टोटल? 4। अरे यस सर, नो सर, मेरी बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? ये हो गए आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर। वापस देख लीजिए कि जब भी आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है तो सेम टाइप का रूल लगेगा, पॉइंट के बाद देखना है। जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाला आपके पास कंसेप्ट आता है, आपको ओवरऑल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है वो चेक करने हैं। ठीक है। अब अगला पॉइंट नंबर, रूल नंबर 9 डाल लीजिए, रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और लिखिए इसके बारे में। लिखिए, पहले तो ब्रैकेट में लिखिए ओवरऑल लीस्ट नंबर गिवन प्रायोरिटी, गिवन प्रायोरिटी ओवरऑल लीस्ट नंबर, ओवरऑल लीस्ट नंबर को प्रायोरिटी पे देते हैं। अब लिखिए ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन,
ड्यूरिंग द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन वी हैव इक्वल डिजिट इन द फाइनल आंसर, we have equal digit in the final answer which are least in the given number, which are least in the given number, which are least in the given number। फिर ब्रैकेट में वही लिखिए, फॉलो द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, ये तो फॉलो करना ही पड़ेगा, फॉलो द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। अब इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कॉपी। कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी मन करे आपका। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो वीडियो पॉज करके जरूर देखा करो, ठीक है। अगर आप वीडियो तो खैर सेव रहेगा ही आपके पास, वापस अगर आप वीडियो देखते हैं या जब भी कोई न्यूमेरिकल वापस सॉल्व करते हैं तो उसको छुपाकर, उसके सॉल्यूशन को छुपाकर, ऐसा नहीं है कि आपने सॉल्यूशन भी दिख रहा है तो दिखने के बाद तो ऐसा लगा और क्या यही तो आएगा, सही बात है, ठीक है। शिफ्ट कर दूं, कॉपी कर लीजिए इसको भी। ठीक है, आ गया होगा समझ में। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल लीस्ट को प्रायोरिटी दो। ओवरऑल लीस्ट कौन सा है? तीन, तीन आंसर आएगा। वही मल्टीप्लिकेशन में ओवरऑल लीस्ट इनफाइनाइट और चार में लीस्ट कौन सा है? चार, चार आएगा। जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है वो देखते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं आपको? चार डिजिट। कितने डिजिट है यहाँ? चार डिजिट। 4 डिजिट। इधर भी कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट। इधर भी कितने डिजिट है पॉइंट के बाद? 4 डिजिट। तो आपके आंसर में भी कितना आएगा? वही 4 ही आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गया। इज दैट क्लियर? कॉपी कर लीजिए। अब एक लास्ट रूल बचा है, रूल नंबर 10, जो अभी जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस 5 के लिए बताया था। हो गया? अब देखिए, अब लास्ट लिखिए रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 देखिए, 10वां रूल क्या कहता है? रूल नंबर 10 आपसे क्या कहता है? अगर कोई भी सर्टेन चीज है जिसमें अनसर्टेनिटी का कोई चांस नहीं, उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैंने कहा उस क्लास में से जाके बेटा 3 लड़की, मैंने जैसे कहा बेटा दोनों लड़कियां खड़ी हो जाओ, तो क्या क्लास क्या सोचेगी? यार 2 लड़की है कि सवा 2 लड़की है? 2.1 लड़की है नहीं, सर ने 2.5 की गई। क्या इसमें कोई डाउट है? जैसे मैं कहूं 2 लड़कियों को ले आओ, तो बताओ इसके पीछे तो क्या लगेगा? 0 0 0, मतलब कहीं अनसर्टेनिटी किसी के अंदर है ही। आप जहां रोकोगे वहीं अनसर्टेनिटी आ जाएगी, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है? लास्ट डिजिट जो होता है उसमें अनसर्टेनिटी होती है, तो लास्ट आने ही नहीं दूंगा। मतलब लड़कियां 2 ही हैं, 2 ही लड़कियां हैं, तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? मैंने कहा 4 केले, तो 4 ही तो रहेंगे, 4 0। अब मैंने तुमसे कहा कि 4 किलो चीनी, तो आपको यहां दिक्कत आएगी, यार चीनी 4 किलो जरूरी थोड़ी है, वो तोल के लाएगा तो हो सकता है 4.01 हो। अरे मशीन एग्जैक्ट 4 देती है क्या? चलो तुम तोल लो, आपने तोली 4 है, तो मैंने बताया था ना मास और वेट में, तो ग्रेविटी की वजह से वापस चेंज हो जाएगा वेट उसका, तो वो 4.01 की जगह दोबारा तोलोगे तो 4.02 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, हो सकता है 3.99 ही मिल जाए। लेकिन अगर मैं 4 लड़कियों को गिनूं तो सुबह गिनूं या रात में गिनूं, दोपहर में गिनूं, घर पे गिनूं, बाहर गिनूं, 4 ही तो रहेंगे ही, उनमें अनसर्टेनिटी का कोई चांस नहीं है। 12 केले, 12 खिलाड़ी, 4 एप्पल, 3 अंडे, 4 बंदर, 6 लंगूर, ये फिक्स है।
आपके 10 में से 4 नंबर आए हैं, 10 में से 4, तो घर जाके क्या कहोगे, मम्मी पता नहीं 4 नहीं थे, शायद 4.1 थे। फिक्स है, इसमें अनसर्टेनिटी का कोई चांसेस नहीं है। तो ध्यान रखना, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके, इनफाइनाइट। इज दैट क्लियर? ठीक है, लिखिए अगला रूल नंबर 10। रूल नंबर 10, फॉर एग्जैक्ट वैल्यू विदाउट एनी अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जैक्ट वैल्यू विदाउट एनी अनसर्टेनिटी, infinite significant figures are present. For certain value without any uncertainty, infinite significant figures are present. Infinite significant figures are present. Like 11 player, 11 player, 5 balls, 5 balls, 6 girls, 6 girls, comma, exact digit, exact digit without any decimal, exact digit without any decimal, like 5, 4, 3. देख लिया? अब एक खतरनाक लाइन लिखिए, स्टार लगा लो, गोला लगा लो, चांद सितारे बना लो। ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, we not consider the exact digit, we not consider the exact digit. अब जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, जैसे 6.0 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो बताओ मेरे फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। सबसे पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग करो साहब, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो ओवरऑल आंसर देख, ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। तो बताओ इसमें ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर कितने, ये सर्टेन है, इसमें ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर कितने, फाइनाइट। तो गरीब को प्रायोरिटी देते हैं, गरीब आपका यही है, भिखारी, तो गरीब यही है, तो मेरा आंसर जो होगा उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। आप चाहो तो करके देख लो, कितना हो गया ये, 4 को 0 से मल्टीप्लाई, 0 6 चौक 24, ये लग गई तुम्हारी पॉइंट। तो तुम्हें कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने, केवल 2। कितने रखने, 2। देन योर आंसर इज 24, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब जरा इधर देखो, केवल 24 लिख के मत छोड़, क्योंकि 24 लिखते ही तो तुमने दोबारा क्या लिख दिया, एक एग्जैक्ट डिजिट। आपको 24 पॉइंट लगाना पड़े। ये सवाल मिलता ही नहीं, और जब मिलता है ना दिमाग खराब कर देता है। 24 पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 24 लिखते हो तो एग्जैक्ट हो गया, और एग्जैक्ट में कितने इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इनफाइनाइट 24 पॉइंट। अब मान लो मैंने आपसे कहा, देखो तक गजब का सवाल है, बताओ 24.00, 24.24, बताओ कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं, शायद समझ में आ गया होगा। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन और या कोई सी भी कैलकुलेशन करते हैं, तो एग्जैक्ट जो डिजिट होती है उसे कैलकुलेशन में टेक पार्ट करते ही नहीं है, मतलब इसका इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा तो इनफाइनाइट तो आंसर मेरा आएगा नहीं। तो लीस्ट वाला होगा, उससे पता लग जाएगा 2 है, मतलब मेरा 2 आंसर है। इज दैट क्लियर? कॉपी कर लिया जाए, कॉपी हो गया मेरे बच्चों। आराम से करो, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। चलो जी, अब आपका अगला हेडिंग बिल्कुल सेपरेट हेडिंग, सिग्निफिकेंट फिगर का खेल खत्म हो गया। आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा, कैलकुलेशन में मिले, फिजिक्स के सवालों में मिले, या केमिस्ट्री के सवालों में मिले, ठीक है। अब आपका अगला हेडिंग आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस साल नीट सवाल पूछा था इसके ऊपर, नीट में इस साल इसका एक सवाल आया था, ठीक है। और पिछले साल इसने जेई पर पूछा था, जेई ने इसके ऊपर क्वेश्चन
तो ध्यान रखना बेटा। और आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नोट्स तमीज से बनाओ, मैं सारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन वुश्चन मॉड्यूल फॉड्यूल के क्वेश्चन सब लिखा दूंगा, कोई इधर उधर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस की कॉपी अलग रखना, थ्योरी की कॉपी एक अलग रखना, कि आपको पता लगता चला जाएगा। ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब कोई भी रासायनिक कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो किस बेसिस पर होती है, कंपाउंड कैसे जुड़ते हैं, कोई पर्टिकुलर रेशो में जुड़ते हैं कि कैसे भी जुड़ जाते हैं, इसके बेसिस पर कई सारे रूल्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला रूल आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हेडिंग डाल लीजिए पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ब्रैकेट में लिखिए, इसे देने वाला कौन था, लेवोइज। लेवोइजियर, जानते हो लेवोइजियर कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री का पापा जी था, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ब्रैकेट में लिखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, पूरा हेडिंग है, इसमें पहला रूल लिखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ब्रैकेट में लिखिए गिवन बाय लावोइजियर। देखिए, मास हमेशा कंजर्व रहता है, विच नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मेरी बात समझ में आ रही है? ये कभी भी किसी भी रिएक्शन में किसी भी तरीके से ये चेंज नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं मैंने एक केमिकल रिएक्शन कराई, कोई सी भी केमिकल रिएक्शन ले, की O2 के साथ रिएक्ट CO2 बना, कार्बन सॉलिड होता है, कार्बन क्या होता है, सॉलिड होता है। O2 क्या होती है, गैस होती है। CO2 क्या होती है, गैस होती है। अब आप मेरे से कहोगे कि साहब कार्बन, अगर एक कार्बन की बात करूं तो ये तो 14 ग्राम का हो गया, एक मोल की बात कर लो, चलो 14 ग्राम हो गया, ठीक है। ये कितने ग्राम का हो गया, 16 दूना, ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, तो दो का कितना हो गया, 32 ग्राम का हो गया। अब इधर बताओ कार्बन का कितना है, 12, और दो ऑक्सीजन का, एक का 16, तो दो का कितना हो गया, 32, टोटल कितना हो गया ये, 44 ग्राम। अब आप कहोगे कि साहब पहले मास कितना था, देखो कार्बन का 12, क्या लिख दिया मैंने, 14, ठीक है। साहब पहले मास कितना था आपका, 12 और 32, बताओ, 44 ग्राम। साहब ये भी 44 ग्राम है, लेकिन ये तो गैस है ना, तो गैस तो उड़ गई, अरे उड़ गई तो क्या हुआ, है तो कंजर्व। अरे यस और नो, मास तो कंजर्व है। तुमने मान लेते हैं 1 किलो पानी को, 1 लीटर पानी को गर्म किया, मान लेते हैं 1 लीटर पानी गर्म कर लिया, उसका मास मान लो मैंने जो भी निकाला, 1 लीटर का 1 किलो मान लेता हूँ, उसको गर्म किया, वो तो वेपर बन के उड़ गया, तो आप क्या, वो सब खत्म हो गया, मास खत्म, क्या हो गया, वो वेपर बन के, उसको तोल इकट्ठी करके तोल लो, वही 1 किलो मिल जाएगा आपको। अरे सुनो, तुम्हारे मान लेते सारे, मैंने पेज खोल दिया, हाथ अलग पैर अलग ये अलग वो अलग, सारे जुगाड़ पानी अलग अलग कर दिए, तो फेंक दिया अलग अलग कोनों में, एक आदमी सारे वापस बीन पेच लगा दिए और वापस तोला, तो क्या मास अलग आएगा क्या, मास कंजर्व होता है, विच नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, ये फॉर्म चेंज कर सकता है अपनी, हो सकता है लिक्विड से गैस बन जाए, गैस से सॉलिड बन जाए, सॉलिड से गैस बन जाए, गैस से लिक्विड बन जाए, वेपर बन जाए, कुछ भी बन जाए। समझ में आ गया? तो ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इज ऑलवेज कंजर्व, विच नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन में, कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब घाटा खत्म, कंप्लीट मतलब इस गिलास से पूरा पानी, ये ले, इस गिलास में मान लेते हैं 100 ग्राम पानी था, तो बताओ इसमें कितना आ गया, 100 ग्राम ही आ गया। कंप्लीट केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना मास प्रोडक्ट का होगा। इज दैट क्लियर? लेकिन एक आध जगह ऐसी है जहां पर ये कंजर्वेशन मास वाला लॉ अप्लाई, अब वह कौन सी जगह है, न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन जानते हो, न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब जिनका न्यूक्लियस रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, जिनका न्यूक्लियस एल्फा बीटा गामा रेज निकालता है, एनर्जी निकालता है। कभी गलती से पढ़ो E=mc², जब एनर्जी निकलेगी तो मास भी तो चेंज होगा, ये निकल गया तो मतलब mc² गया, मतलब मास चेंज हो गया, मास चेंज हो गया मतलब कंजर्व नहीं रहा। जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती। शायद समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? अब लिखिए इसके अंदर, पहला हेडिंग डालिए, पहला पॉइंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ब्रैकेट में लेवोइजियर।
अब लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड which neither be created, which neither be created nor be destroyed, which neither be created nor be destroyed. For a complete chemical reaction, for a complete chemical reaction, total mass of reactant, total mass of reactant is equal to, total mass of reactant is total mass of product, total mass of product. अगली लाइन से लिख लिए, एक्सेप्शन बराबर, एक्सेप्शन मतलब जहां पर ये लो फॉलो नहीं होता, एक्सेप्शन बराबर न्यूक्लियर रिएक्शन, जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन सुनी होगी आपने, अल्फा बीटा गामा रेज वाली जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन इस लॉ को फॉलो नहीं करती है, डजंट फॉलो दिस लॉ, डजंट फॉलो दिस लॉ। हो गया। अब एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए इधर, इसको लिख लीजिए, आपका तो पहले लिख लीजिए, प्लस O2, आप लिखते रहिए, मेरा प्रोग्राम आगे चालू रखता हूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। देखिए, a chemical reaction occurs as follows, आपको पेपर वाले ने एक ये रिएक्शन दे रखी थी, इसको बोलते हैं इथाइलीन, इसको बोलते हैं पॉलीथीन। इफ 100 ग्राम ऑफ इथाइलीन is used, then find mass of polythene, mass of polythene for complete chemical, complete chemical। क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन आपके नीट के पेपर में आया था, नीट वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, और ये सेम ही क्वेश्चन जेई के पेपर में पूछा गया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा, ये वाला सेम क्वेश्चन जेई से उठ के नीट के पेपर में चला गया था। वो कह रहा है कि एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन हो रही है, मतलब पूरा गिलास का पानी खाली कर दिया, ये 100 ग्राम का था, तो बताओ इस गिलास में कितना, ये भी तो यही कह रहा है कि ये 100 ग्राम का था, पूरा खाली कर दिया, तो बताओ ये कितने ग्राम का, क्या सवाल है। लेकिन बच्चों के तोते उड़ गए थे जब ये आया था, तो ये कह थोड़ी रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास है, पूरा जो आंसर है इससे कंप्लीट रिएक्शन जो लिखा हुआ है ना, इस पर टिका हुआ है, तो आपका आंसर कितना होगा, आपका आंसर 100 ग्राम। अरे यस सर, नो सर, आ गई होगी मेरी बात समझ में, कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया। एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए, देखिए, हाँ जी,
लिखिए, एक रिएक्शन लिखनी है आपको, CaCO3 इज हीटेड। बोर्ड पे देख के लिखो, CaCO3 को मैंने गर्म किया, AO और CO2 बना। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, 10 ग्राम CaCO3 प्रोवाइड 10 ग्राम CaCO3 प्रोवाइड 4 ग्राम ऑफ CO2 4 ग्राम ऑफ CO2, then find mass of form CaO for complete chemical reaction in क्विंटल। क्विंटल के अंदर, ये तो शायद सब जानते होंगे, एक क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है? 100 किलो। एक क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम। अब वो भाई साहब मेरे से कह रहा है कि साहब जी CaCO3 को गर्म करके CaO और CO2 बना रहा है, रिएक्शन पूरी हो रही है। ये मैंने लिया था 10 ग्राम, तो मास तो कंजर्व रहेगा। ये 4 है, तो मास कंजर्व कब रहेगा? जब ये 6 होगा। अरे 10-10 तभी तो आएगा। तो बताओ, क्या मेरे पास मास आ गया क्या CaO का? कितना आया? 4 ग्राम। लेकिन मेरे से तो क्विंटल में पूछ रहा है, पहले ग्राम को किलोग्राम में बदलो। तो 4 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करोगे? 1000 से डिवाइड कर दोगे ना। 1000 मतलब 10 की पावर 3। ये काई में बदल गया? बताओ, किलोग्राम में। अरे यस और नो? अब क्विंटल में बदलना है आपको, काई में बदलना है? क्विंटल में। तो क्विंटल में बदलने के लिए, एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम। या एक किलोग्राम में 1/100 क्विंटल होता है। तो आपको तो क्विंटल में बदलना है, किलोग्राम को क्विंटल में बदलना है। एक किलोग्राम, तो ये 100 नीचे आ जाएगा, 1/100 यानी 1/2 क्विंटल हो गया। तो किलोग्राम को क्विंटल में बदलना है, तो आप क्या कर दो, किलोग्राम हटाकर क्विंटल में लिखना है, तो आप क्या कर दो, 1/10⁻² लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा बताओ आपका? 4, कुछ ज्यादा बड़ा लिख दिया, ले लेता हूँ। ये कितना हो गया आपका बताओ? 4/, ये तो हो गया किलो। किलो को क्विंटल में बदलने के लिए 1/10⁻² काय कर दो। तो बताओ कितना हो गया आपके पास? 4 × 10⁻3, 10⁻2, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी ना, 5। 10⁻5 ऊपर लेके गए तो 10⁻−5 क्विंटल। रेस और ना, किलोग्राम को क्विंटल में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं ना। किलोग्राम को क्विंटल में बदलने 100 से डिवाइड कर दिया, ग्राम को किलोग्राम बदलने के 1000 से डिवाइड। इज दैट क्लियर? कॉपी कर लीजिए। हो गया? तो ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्व आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास को तभी बराबर करना है जब कंप्लीट केमिकल रिएक्शन लिख दे। मान लेते हैं मैंने इस गिलास में से इस गिलास के अंदर थोड़ा सा पानी खाली किया, मैं पूछा इसका मास कितना है यार, देखना पड़ेगा, कैसे पता है? और मैंने कह दिया कि मैंने पूरा का पूरा खाली कर दिया, तो आप पूछोगे इसमें कितना था? मैंने कहा 1 किलो था, इसमें। अरे ऐसा और नो? तो किसी भी कंप्लीट केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास रिएक्टेंट का होता है वही मास आपके किसका होगा? प्रोडक्ट का होगा। इज दैट क्लियर? जो भी है एक बार कॉपी कर लीजिए। अब अगला टॉपिक देखेंगे, कॉपी कर लीजिए आराम से तमीज के साथ।